तो नेक्स्ट आप जानते हैं सीपीआर, बीएलएस या एसईएलएस या टीएएलएस। दोस्तों टीएएलएस क्या होता है? टीएएलएस क्या होता है? एनीवन नो अबाउट दिस? सीपीआर जानते हो आप, बीएलएस आप जानते हो, बीएलएस आप जानते हो, सीपीआर जानते हो, एसईएलएस भी आप जानते हो। बेटा टीएएलएस क्या होता है? टीएएलएस होता है बेटा ट्रॉमा एडवांस लाइफ सपोर्ट। क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रॉमा एडवांस लाइफ सपोर्ट। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। दैट सीपीआर इज द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बीएलएस का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। मेरे बच्चों याद रखना क्या होता है सीपीआर करने का पर्पस, बीएलएस करने का? टू ऑक्सीजनेट द ब्रेन, द हार्ट एंड द वाइटल ऑर्गन्स। मेरे बच्चों बिकॉज विदाउट द कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन, बिना कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन के 4 to 6 मिनट परमानेंट ब्रेन डैमेज विल बी अकर्स। तो अगर हम कहें कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल कौन सी होती है? ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल होता है ब्रेन में न्यूरॉन सेल, यानी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। यदि नर्व सेल को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले तो मेरे बच्चों न्यूरॉन सेल की परमानेंटली इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है। और अगर मैं कहूं कि कौन से ऑर्गन का डेड हो जाना जस्ट द इंडिकेटर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डेथ, मेरे बच्चों यदि मैं कहूं कि कौन से ऑर्गन की डेथ हो जाए तो इसको आप डेथ का डिक्लेरेशन इंडिकेटर कहते हो। आपसे ऑप्शन में कहेगा ब्रेन की डेथ, हार्ट की डेथ, लंग्स की डेथ या किडनी की डेथ। तो मेरे बच्चों ब्रेन की डेथ हो जाना ही जस्ट द इंडिकेटर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ। और ब्रेन को 4 से 6 मिनट, ये समय याद रखें, कितने मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो परमानेंटली इरिवर्सिबल डेथ हो जाएगा, तो 4 to 6 मिनट। मेरे बच्चों याद रखिएगा हुआ क्या है, तो याद रखिए, सुनेंगे ध्यान से बात को। जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पढ़ाने जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन करना। तो मेरे बच्चों हार्ट का और लंग्स का रिससिटेशन करना ही कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। तो हार्ट एंड लंग्स का रिससिटेशन करना मतलब ये बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड O2, एंड ये क्या करता है बेटा, इस ऑक्सीजन को, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट अप टू वाइटल ऑर्गन्स, अप टू वाइटल ऑर्गन्स। मेरे बच्चों याद रखना, किसी भी व्यक्ति का हार्ट और लंग्स यदि अगर अरेस्ट हो जाए, इफ अरेस्ट क्या हो जाए, इफ अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अंडरस्टैंड गाइस? तो कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर कभी किसी का भी हो जाए तो उस स्थिति में हम लोगों को पेशेंट का करना पड़ेगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मेरे बच्चों हार्ट और लंग्स को रिससिटेट अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब पेशेंट की जान को बचा लिया। तो अब आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से री एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं कि जब किसी पर्सन का हार्ट और उसके लंग्स, हार्ट और लंग्स, ये हार्ट है, ये लंग्स है। बच्चों यदि हार्ट और लंग्स यदि अगर अरेस्ट हो जाएं, यानी फंक्शनिंग करना बंद कर दे, यानी कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी में क्या क्या नहीं होगा मेरे बच्चों? बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर नॉन प्रैक्टिशनर भी अगर कोई पर्सन है जो ये जानता है थोड़ा सा भी सीपीआर का महत्व, तो याद रखना मेरे बच्चों, वो पर्सन क्या कर सकता है, हार्ट और लंग्स को रिससिटेट कर सकता है, यानी इन दोनों के फंक्शंस को रिस्टोर कर सकता है और पेशेंट की जान बचा सकता है। यदि ये दोनों काम नहीं करेंगे और यदि अगर 4 से 6 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरे बच्चों ब्रेन का परमानेंटली डेथ हो जाएगा, और ब्रेन की डेथ हो जाना ही डेथ का फाइनल इंडिकेटर होता है। हार्ट का रुक जाना इट नॉट मींस द पर्सन इज डाइड, लंग्स का रुक जाना इज नॉट मींस दैट द पर्सन इज डाइड, लेकिन कौन से ऑर्गन का रुक जाना इज द डिक्लेरेशन फॉर द डेथ, देन यू विल आंसर कि सर ब्रेन का रुक जाना ही डेथ का फाइनल डिक्लेरेशन इंडिकेटर होता है। तो मेरे बच्चों जब कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा ऐसी स्थिति में वी नीड टू जस्ट रिससिटेट द हार्ट और लंग्स। आइएगा बच्चों बात करता हूं कैसे आप रिससिटेट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों हार्ट और लंग्स को रिससिटेट करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक तो हमारे पास है मेरे बच्चों BLS, जो दुनिया के हर किसी पर्सन को आना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर
सोसाइटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर लोगों को बीएलएस की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे इंडिया में तो ये मान के चलो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी ढंग से बीएलएस करना नहीं आता है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोस्तों, वहां पर सोसाइटी के हर किसी पर्सन को बीएलएस करना आता है। मेरे बच्चों याद रखना, हमारे पास हार्ट और लंग्स को रिस्टोर करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहली है बीएलएस, दूसरा है हमारे पास एसीएलएस। मेरे बच्चों एसीएलएस एक एडवांस मेथड है, आप समझ सकते हैं यहां पर वर्ड क्या आ गया है, एडवांस मेथड है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मेरे बच्चों कार्डियक लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला एडवांस सपोर्ट। तो यहां पर ये टर्म एसीएलएस क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्डियक लाइफ को बचाने के लिए, हार्ट के जीवन को बचाने के लिए किया जाने वाला एडवांस सपोर्ट ही क्या कहलाता है मेरे बच्चों, एसीएलएस कहलाता है। अब एसीएलएस की बात आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मेजर्स यहां पर बताने पड़ेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मेजर्स की बात करता हूं तो मेरे बच्चों ये है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या है ये, तो डिफिब्रिलेटर एक एडवांस मेथड होता है मेरे बच्चों, जो केवल मात्र आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा डिफिब्रिलेशन करना। तो ये हम लोग कह देंगे कि हॉस्पिटल में आने के बाद, तो यहां पर आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर आने के बाद आपका जो सीपीआर, आपका जो हार्ट और पल्मोनरी यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेट करने का जो तरीका होगा वो एसीएलएस के द्वारा होगा। लेकिन यदि मैं कहूं बेटा ऑन साइट पेशेंट है, ऑन साइट पेशेंट है, क्या है, ऑन साइट पेशेंट है यानी डिजास्टर साइट पर है या ऑन साइट पर है या आउट ऑफ हॉस्पिटल है, या मैं कहूं आउट ऑफ हॉस्पिटल है, आउट ऑफ हॉस्पिटल जहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बेटा यहां पर हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि एक जुगाड़ टेक्निक हमारे पास है। और जुगाड़ का मतलब जानते हो ना आप, जुगाड़ का मतलब होता है बेटा ऐसी टेम्परेरी टेक्निक, जुगाड़ का मतलब ऐसी टेम्परेरी टेक्निक जिसके माध्यम से हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों यदि अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर, कोटा की हाड़ौती भाषा के अंदर बोलूं आपसे, तो याद रखो बच्चों बीएलएस एक जुगाड़ टेक्निक है और ये एक एडवांस टेक्निक है। एडवांस इक्विपमेंट्स चाहिए इसके लिए कोई एडवांस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पर्सन के आपके हाथ चाहिए, एक तो करने वाले के हाथ चाहिए और दूसरा करने वाले के मुंह चाहिए। आपका एक तो मुंह चाहिए और आपके दोनों हाथ चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा, तो बीएलएस करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पर्सन जो बीएलएस करेगा उसके दोनों हाथ और उसका मुंह। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, तो याद रखना बीएलएस क्या है, एक जुगाड़ टेक्निक है, एक टेम्परेरी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को रिस्टोर करेंगे, जिससे कि ब्रेन की डेथ ना हो, जिससे कि पर्सन की डेथ ना हो। अब यदि अगर हॉस्पिटल में है पेशेंट तो उस कंडीशन में हम एडवांस का सहारा लेंगे, फिर बीएलएस का सहारा कम लेंगे, नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं, लेकिन हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की मदद से रिस्टोर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। मेरे बच्चों याद रखना बीएलएस का मतलब क्या होता है, तो बीएलएस का मतलब ही होता है मेरे बच्चों बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है, यानी कि बच्चों इसका मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट। तो बेटा याद रखना डेफिनेशन क्या है बीएलएस का, लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट। तो लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट कहलाता है मेरे बच्चों बीएलएस। क्या होता है, बीएलएस। अब याद रखिएगा ये जो एडी है, अब एडी टोटली मैं कार्डियोलॉजी के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चों। तो एडी की बात जो होती है वो कार्डियोलॉजी के अंदर से आपको देखना पड़ेगा, यानी डिफिब्रिलेटर जो है कैसे यूज करते हैं, कितना करंट होता है, क्या वोल्टेज होता है, वो हम वहां बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे स्पेशली बीएलएस पर। तो लाइफ को बचाने के लिए बेसिक सपोर्ट कौन से हैं मेरे बच्चों, तो हमारे पास है सीपीआर, एक ऐसा मेथड है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ही इसको नाम दे दिया गया, इस टेक्निक को नाम दे दिया गया और इसे कहते हैं सीपीआर। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं आपको सीपीआर की प्रायोरिटीज के अंदर, तो आइए मैं समझाता हूं मेरे बच्चों कि सीपीआर कैसे करते हैं, क्या प्रायोरिटीज होती हैं, इस बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले व्हेन जब सबसे पहली स्थिति में देखना, व्हेन वी गॉट अ विक्टिम, जब हमें कोई विक्टिम मिला तो मेरे बच्चों सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा, तो ध्यान से समझना और वो चीजें भूल जाना जो आपने पढ़ रखा है या आपको आता है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना, अब पढ़ोगे आप रियल में, जो लेक्चर पढ़ रहे हो वो रियल आपका क्रिस्टल क्लियर लेक्चर होगा, एक एक स्टेप जो होंगी वो क्लियर होती चलेंगी, यानी कोई डाउट आपको लाइफ में नहीं बचेगा। मेरे बच्चों याद रखिएगा, व्हेन वी गॉट अ विक्टिम, या जब कभी भी हमें कोई विक्टिम मिला है, वी गॉट अ विक्टिम, देन व्हाट वी विल डू, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो याद रखना मेरे बच्चों सबसे पहला आपको फॉलो करना होता है DRS।
क्या फॉलो करना है, DRS। फिर उसके बाद होता है ABCD। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों। तो DRS और ABCD इनका क्या मतलब है, ये कुछ शायद आपको लग रहा है कि नया ही बात आपने सीखा होगा। DRS का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, एनीवन नो अबाउट दिस, क्या कोई जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DRS? DRS का क्या मीनिंग जानते हो मेरे बच्चों? नो समझिएगा बच्चों, DRS का मीनिंग होता है D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर। अंडरस्टैंड गाइस। देन R4 होता है मेरे बच्चों रेस्पॉन्स, क्या होता है, रेस्पॉन्स। देन बच्चों S4 होता है सेंड इंफॉर्मेशन, सेंड मतलब कॉल। अंडरस्टैंड। तो याद रखना मेरे बच्चों, जब हम कभी भी विक्टिम, किसी भी विक्टिम को ऐसा देखते हैं जो कार्डियो पल्मोनरी अरेस्टेड विक्टिम हो चुका है, कैसा विक्टिम है, अरेस्टेड विक्टिम है जिसको CPR की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होगा, तो हमें याद रखना है DRS। बेटा DRS में सबसे पहला एक्शन होता है हमारा कि डेंजर, डेंजर, रिमूव द डेंजर। तो सबसे पहले पेशेंट को डेंजर में से रिमूव करिएगा, यानी कि जो भी उसका एनवायरमेंट है जिसमें उसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जैसे सपोज करिएगा कि कोई पर्सन है, अगर ऐसा है रूम विद फायर, रूम विद फायर, सो पेशेंट गेट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड कार्डियक एंड लंग्स अरेस्टेड। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन यदि कहूं मैं आपसे, तो पहला एक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? तो पहला, फर्स्ट रिमूव द डेंजर, दूसरा है कॉल फॉर हेल्प, थर्ड ऑप्शन होगा स्टार्ट CPR, स्टार्ट CPR, और फोर्थ होगा क्लियर एयरवे, क्लियर एयरवे। क्या करने वाले हो बेटा आप? सबसे पहला एक्शन का जवाब आप क्या देंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपने देखा एक ऐसा विक्टिम है जिसमें, जो रूम में बंद है, आग लगा हुआ था और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा एक्शन होता है, कभी भी ऐसी सिचुएशन में जिसको कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला एक्शन होगा रिमूव द डेंजर्स और सेफ्टी, पेशेंट को सेफ प्लेस पर ले जाया जाए। तो हमारा सबसे पहला आंसर देना है बेटा सेफ प्लेस, सेफ प्लेस मतलब रिमूव द डेंजर। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। उसके बाद आपको चेक करना है पेशेंट का रेस्पॉन्स, क्या चेक करना है मेरे बच्चों? दूसरी बात आ जाती है अब सेकंड स्टेप पर, अब आती है रेस्पॉन्स। तो इस रेस्पॉन्स वाली स्टेप को मैं उठा करके नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं। तो यहां से आप देखोगे तो आप पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है आपको। आप फिर से प्रायोरिटीज देखिएगा मेरे बच्चों, आप देखिएगा यहां पर रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो या तो आपको पेशेंट मिलेगा रेस्पॉन्सिव, कैसा मिलेगा मेरे बच्चों? रेस्पॉन्सिव मिलेगा। रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपका जो विक्टिम है वो कॉन्शियस है, कैसा है मेरे बच्चों? कॉन्शियस है। दूसरा पेशेंट या फिर मिलेगा अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपका जो विक्टिम है वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, अनकॉन्शियस है। तो रेस्पॉन्स चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल होता है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए मेरे बच्चों काउज टेक्निक काम में ली जाती है। कौन सी टेक्निक? काउज टेक्निक काम में ली जाती है। कौन सी टेक्निक काम में लेते हो मेरे बच्चों? काउज टेक्निक आपको काम में ले जाती है। तो पहला काउज का मतलब क्या है? कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। दूसरा ओ से मतलब होता है ओपन योर आइज। आपका दूसरा सवाल क्या होगा मेरे बच्चों? ओपन योर आइज, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों। तो याद रखना जो काउज टेक्निक है, वो काउज टेक्निक है, दैट इज द बेस्ट टेक्निक to observe the responses of the victims, they are the unresponsive या responsive। तो responsiveness को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है मेरे बच्चों काउज टेक्निक। कैन यू हियर मी, ओपन योर आइज। देन बच्चों व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। एस का मतलब होता है कि जस्ट सी माई हैंड, या मेरे हाथ को देखो। इस तरह से 4 सवाल आपको पूछने होते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स चेक करते हैं मेरे बच्चों। अब हमें 2 सिचुएशंस यहां पर मिल सकती है, या तो हमारा पेशेंट मिलेगा हमें अनरेस्पॉन्सिव, या मिलेगा मेरे बच्चों रिस्पॉन्सिव। यदि रिस्पॉन्सिव है यानी कॉन्शियस है और अनरेस्पॉन्सिव है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में CPR करने का उतना महत्व नहीं होगा, जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसको AED मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल DFAB मिलना चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी यदि मैं बोलूं मेरे बच्चों, ऐसी स्थिति में
कि ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी की बात करें तो मेरे बच्चों इसको मिलना चाहिए एईडी। अब एईडी तो आपके पास वहां तो अवेलेबल है नहीं है ना, तो एईडी अवेलेबल करवाने के लिए सो कॉल फॉर हेल्प। तो सबसे पहला एक्शन होगा आपका कि पहले हेल्प के लिए आप टीम को इन्फॉर्म करें, देन उसके बाद फिर भी आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, फिर भी सीपीआर तो करना ही करना है। समझ में आ गया है मेरे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। फिर यदि अगर मुझे मेरा पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव या कॉन्शियस मिला है, मैंने कहा कि काउज टेक्निक यूज में लिया, मैंने कहा कैन यू हियर मी, कैन यू लिसन मी, कैन यू सी मी, ओपन योर आईज, और पेशेंट ने कहा ऐसे करा उसने, ऐसे किया, क्या किया उसने, ऐसे करके किया है, तो मेरे बच्चों रेस्पॉन्ड कर रहा है। आपने कहा आंखें खोलो ऐसे करके, तो उसने थोड़ा सा ऐसे करके देखा है, मतलब रिस्पॉन्स है। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है रेस्पॉन्सिवनेस को ऑब्जर्व करने का। तो यदि हम कहें आपसे कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है मेरे बच्चों, तो बेस्ट रिस्पॉन्स को इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर होता है प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, सबसे बेस्ट प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स क्लियर है। तो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इज द बेस्ट इंडिकेटर टू ऑब्जर्व द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द विक्टिम्स। अब रेस्पॉन्सिव मिला है यानी कॉन्शियस है, तो सबसे पहला आपका काम होगा मेरे बच्चों इमीडिएटली स्टार्ट द CPR, immediately start the CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और कंप्लीट द 5 साइकिल। और कितने साइकिल कंप्लीट करें मेरे बच्चों, कंप्लीट द 5 साइकिल। कितने साइकिल कंप्लीट करना है, 5 साइकिल। इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग टेंटेटिव 2 मिनट का टाइम लगता है। तो 2 मिनट का आपको सीपीआर देना है, टेंटेटिवली आपको पेशेंट को 2 मिनट तक सीपीआर करना है, यानी कि लगभग 5 साइकिल्स कंप्लीट करना है। देन यू नीड टू कॉल फॉर द हेल्प। देन उसके बाद आप हेल्प के लिए जो इमरजेंसी टीम है, हॉस्पिटल टीम है, उसको आप बुला सकते हो, इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हो मेरे बच्चों। देन आफ्टर सेकेंड एक्शन क्या होगा, सेकेंड एक्शन होगा कॉल फॉर हेल्प। मुझे लगता है मेरे बच्चों आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सीपीआर की प्रायोरिटीज को सोल्व करने में। एवरीथिंग जितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज रियली वे ऑफ टीचिंग इज लाइक दैट अ ड्रीमिंग। अंडरस्टैंड गाइस, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर तो ब्रह्मा जी की भक्ति करो और मस्त रहो। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, तो याद रखिए सबसे पहले मैंने बात शुरू की थी अपनी यहां से कि व्हेन वी गॉट अ विक्टिम, जब सबसे पहली बार हमने किसी विक्टिम को देखा तो पहला स्टेप हमारा होता है डीआरएस, और डीआरएस में सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है रिमूव द डेंजर। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे बच्चों, सेफ प्लेस पर लेके जाना। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद हम चेक करते हैं रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स की बात जब आ गई थी तो मैंने यहां नेक्स्ट पेज ले लिया था। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर का जवाब दिया आपको प्यूपिलरी रेस्पॉन्स से। अब रेस्पॉन्स चेक करने का मेथड जो है, टेक्निक जो है, सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वो है काउज। अब इस टेक्निक के माध्यम से जब रेस्पॉन्स ऑब्जर्व किया तो या तो अनरेस्पॉन्सिव मिला या रेस्पॉन्सिव मिला, या तो अनकॉन्शियस मिला या कॉन्शियस मिला। यदि अनकॉन्शियस मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एईडी, इसलिए सबसे पहला आपका जो एक्शन होगा वो होगा कॉल द हेल्प। अंडरस्टैंड, कॉल फॉर द हेल्प। अंडरस्टैंड, इमरजेंसी टीम आएगी और सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यदि पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्स कर रहा है, बचने की संभावना है, तो इन दिस कंडीशन पेशेंट इज कॉन्शियस और सो इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर और कंप्लीट द 5 साइकिल, और देन 2 मिनट का समय इसमें लगता है। बच्चों सीपीआर की जो साइकिल होती है उस साइकिल के बारे में भी अभी बात करता हूं। तो साइकिल का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, सीपीआर की जो साइकिल्स हैं इसके बारे में जानकारी समझ लीजिएगा। साइकिल के लिए कुछ भी नहीं याद करना है आपको। सीपीआर साइकिल यानी कि सीपीआर का साइकिल का मतलब होता है कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशो को, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशो को हम कहते हैं बेटा साइकिल। क्या कहते हैं, साइकिल। अंडरस्टैंड। अब कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो को याद करने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अक्सर टेंशन में रहते हैं कि सर उसमें क्या होगा, सर उसमें क्या होगा, सर उसमें क्या होगा, सर उसमें क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, सब सिंपल है, कुछ भी नहीं। पूरी मेडिकल सर्जिकल पूरी नर्सिंग सिंपल है, टेंशन लेकर के बैठा हुआ है। तो बेटा देखो सीपीआर साइकिल जो है, सीपीआर साइकिल का मतलब कंप्रेशन वेंटिलेशन के रेशो को हम कहते हैं मेरे बच्चों सीपीआर साइकिल। अब सीपीआर साइकिल के केस में यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि आप लोग जो पेशेंट को रिससिटेट कर रहे हो उसमें एक ही रेस्क्यू है, या आप लोग जो पेशेंट को रिससिटेट कर रहे हो उसमें 2 रेस्क्यूअर हैं। यानी कि आप लोगों की जो टीम है, जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें या तो आप अकेले हो या आपके साथ आपका दोस्त भी है, यानी आप 2 जने मिलकर के और पेशेंट को रिससिटेट कर रहे हो। तो मेरे बच्चों यदि अगर आप अकेले हैं
तो कुछ भी माइंड नहीं लगाना है, 302 का नियम लगा देना है। क्या नियम लगाना है मेरे बच्चों? हमेशा यूनिवर्सल होगा 302 का रूल। यदि कभी भी एक रेस्क्यूअर किसी भी टाइप के एज ग्रुप के किसी भी तरह के पर्सन को रेस्क्यू कर रहा है तो 302 का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? 302 का नियम लगेगा। यदि अगर आप दो रेस्क्यूअर हैं तो दो रेस्क्यूअर में कुछ स्पेशल कंडीशन है बेटा, केवल मात्र इन्फेंट की कंडीशन है या फिर बच्चों चाइल्ड वाली कंडीशन है, और आप दो रेस्क्यूअर हैं तो याद रखना ऐसी स्थिति में 152 का नियम लगाना है। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? तो याद रखना वेंटिलेशन कंप्रेशन के लिए यानी सीपीआर साइकिल के लिए दो नियम, यानी सीपीआर साइकिल या वेंटिलेशन कंप्रेशन के लिए दो नियम। सबसे पहला नियम 302 का रूल, दूसरा 152 का रूल। मतलब बच्चों याद रखना, दो रेस्क्यूअर हैं और पेशेंट यदि अडल्ट हैं तो भी आपको 302 का ही रूल लगाना है। अडल्ट है, इन्फेंट है, याद रखना अडल्ट है, इन्फेंट है या चाइल्ड है, तीनों कंडीशन में 302 का रूल लगेगा जब एक रेस्क्यूअर होगा। यदि दो रेस्क्यूअर होंगे मेरे बच्चों तो अडल्ट के केस में तो 302 का ही रूल लगेगा, लेकिन अगर इन्फेंट या चाइल्ड होगा तो फिर 152 का रूल लगेगा। यानी कि 15 कंप्रेशन करना है, 2 बार वेंटिलेशन करना है। यानी कि मेरे बच्चों 30:2 और 15:2 कब यूज करते हैं? तो ये यूनिवर्सल है, इन्फेंट, चाइल्ड या अडल्ट, कोई भी कंडीशन है, सब में यही रूल लगाना है। यदि 15:2 का रेशो से कब आपको करना है तो इंडिकेट कर किया जाता है बेटा इन्फेंट और चाइल्ड के केसेस में, और दो रेस्क्यूअर जब होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप दो जने हैं तो एक पर्सन जो होगा वो 15 बार कंप्रेशन करेगा और 2 बार ब्रीथ करना है दूसरे पर्सन को, फिर 15 बार ब्रीथ करेगा, फिर दूसरा पर्सन को 2 बार ब्रीथ देना है, फिर दूसरे एक पर्सन जो है 15 कंप्रेशन करेगा, फिर दूसरे पर्सन को 2 बार ब्रीथ देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चों दोनों नियम। 302 का रूल कब लगेगा, 152 का रूल कब लगेगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई? सारी प्रायोरिटीज की क्लियर हो गई है? अब बात करता हूं मेरे बच्चों सीपीआर की। सीपीआर की जो एबीसीडी होती है, एबीसीडी ऑफ सीपीआर। मेरे बच्चों सीपीआर की एबीसीडी क्या होती है? तो याद रखना एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन। मेरे बच्चों एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन, दैट इज द एबीसीडी ऑफ द सीपीआर। ये सीपीआर का एबीसीडी है मेरे बच्चों। अब जनरल प्रायोरिटी हम बात करते हैं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन है, जनरल कैजुअलिटी है जिसमें कार्डियक अरेस्ट नहीं है, जनरल कैजुअलिटी है या जनरल विक्टिम है मेरे बच्चों, तो जनरल विक्टिम के लिए हम प्रायोरिटीज फॉलो करते हैं ABC। अंडरस्टैंड? इसके बाद डी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन यदि अगर मेरे बच्चों अगर माना कि ये मैं कह रहा हूं आपसे प्रायोरिटीज, तो सबसे पहले लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, लाइफ को सेव करने की एबीसीडी, यदि मैं कहूं ये एबीसीडी क्या है तो ये एबीसीडी है मेरे बच्चों कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट्स को सेव करने की एबीसीडी, ये वाली। अंडरस्टैंड? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डीफैप, कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट्स की लाइफ को सेव करने का एबीसीडी है। अब ऐसा एबीसीडी कैसे यूज करना है? तो मेरे बच्चों प्रायोरिटी देखो, जनरल विक्टिम है तो आपको यही एबीसीडी फॉलो करना है। यानी सबसे पहले आपको रिस्टोर करना है, रिससिटेट करना है एयरवे को, यानी कि एयरवे क्लियर है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एयरवे ब्लॉक कैसे हुआ सर? अरे कई बार जो होता है पेशेंट को वॉमिट आ जाता है और उसने कुछ खाया था, खाना खाया था, फूड खाया था या एप्पल खा रखा था, तो वो स्टोमक में से निकल करके और ऊपर आ जाता है मेरे बच्चों और एयरवे में चला जाता है, तो एयरवे को ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका एयरवे चोकिंग हो रहा है या सीक्रेशन इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और एयरवे चोक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एयरवे को क्लियर किया जाना चाहिए, तभी जाकर के आप माउथ टू माउथ ब्रीथ स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले एयरवे को ओपन किया जाता है, ओपन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एयरवे चौक हो रहा होगा। अब चौक किससे हो रहा होगा? या तो वॉमिट से हो जाता है मेरे बच्चों, वॉमिट की वजह से क्या होता है, स्टोमक का कोई कंटेंट सॉलिड है जो एयरवे में आके फंस चुका है, या फिर मेरे बच्चों कैसे चौक हो जाता है? सीक्रेशंस की वजह से चौक हो जाता है, म्यूकस की वजह से भी चौक हो जाता है। अंडरस्टैंड? दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, अब आप एयरवे को ओपन करने के बाद आप ब्रीथ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको सर्कुलेशन करना है, यानी कि यदि मैं कहूं आपसे कि अगर जरूरत है तो आप इसको सीपीआर कर सकते हो मेरे बच्चों। ये बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जनरल कंडीशन है, जनरल कैजुअलिटी है, नॉर्मल विक्टिम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे इसकी लाइफ को रेस्क्यू किया जाएगा, ऐसे इसकी लाइफ को सेव किया जाएगा। लेकिन यदि अगर हम दूसरी प्रायोरिटी की बात करें मेरे बच्चों, तो यदि कार्डियक अरेस्ट वाला केस है, कार्डियक अरेस्ट वाला केस है,
तो कार्डियक अरेस्ट के केस में हम कैसे इस कैजुअलिटी को सेव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में CAB सीक्वेंस हम लोगों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले याद रखना मेरे बच्चों, पहले हम कार्डियक रिस्टोर करेंगे, फिर एयरवे और फिर हम ब्रीथ को रिस्टोर करेंगे। तो एयरवे को देखना है, ओपन करना है। एयरवे तो हमेशा ब्रीथ से पहले ही आएगा, क्योंकि एयरवे क्लियर नहीं होगा तो ब्रीथ देने का कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। तो पहले एयरवे को क्लियर करना होता है, फिर ब्रीथ स्टार्ट करना होता है। तो मेरे बच्चों यहां पर आप देखिएगा, अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है तो सबसे पहला रिस्टोरेशन करने का, यानी कि ये क्या है, ये सीक्वेंस है मेरे बच्चों एफर्ट्स करने की सीक्वेंस। अंडरस्टैंड? तो ये है एफर्ट्स की प्रायोरिटी। क्लियर है? अब इनमें मैं थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करता हूं आपको कि सर ये क्या है। तो सबसे पहली बात होती है मेरे बच्चों, ये है विक्टिम को सबसे पहली बार देखने पर की जाने वाली प्रायोरिटीज, ये वाली। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डेंजर को रिमूव करना। ये वाली प्रायोरिटीज जो आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये है पेशेंट्स को असेसमेंट करने के बाद की जाने वाली प्रायोरिटीज। तो यहां पर अनरेस्पॉन्सिव होगा तो पहली प्रायोरिटी होती है कॉल करना, इन्फॉर्म करना इमरजेंसी टीम को, और यदि अगर रेस्पॉन्सिव है या कॉन्शियसनेस है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है CPR करना। तो ये प्रायोरिटीज है मेरे बच्चों इमरजेंसी असेसमेंट करने के बाद लिए जाने वाले प्रायोरिटी एक्शंस, ये वाले। याद रखना मेरे बच्चों, ये प्रायोरिटीज क्या हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। ये प्रायोरिटीज क्या हैं? ये प्रायोरिटीज वो प्रायोरिटीज है मेरे बच्चों जब आप CPR परफॉर्म करने का डिसीजन ले चुके हो। अंडरस्टैंड? जब आप CPR परफॉर्म करने का डिसीजन ले चुके हो, ऐसी स्थिति में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी होगी मेरे बच्चों सबसे पहला सर्कुलेशन, फिर होगा एयरवे और फिर होगा ब्रीथ। मेरे बच्चों याद रखना, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम यहां पर यह जानते हैं कि ये हमारे लंग्स होते हैं। अंडरस्टैंड? और लंग्स के बिटवीन ये हार्ट होता है। मेरे बच्चों याद रखना, हार्ट जो होता है ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। क्लियर है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब यदि अगर किसी पर्सन का जो हार्ट है वो ही काम नहीं कर रहा है और आप उसको ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम CAB को क्यों फॉलो करते हैं, हमारा काम ABC से क्यों नहीं चला? ABC से इसलिए नहीं चला मेरे बच्चों, ABC तब यूज करते हैं जब पेशेंट का सर्कुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा हो। अरे सर्कुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा हो, हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा हो, तो हमारी प्रायोरिटी होती है ABC। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट होते हैं उनका हार्ट जो होता है मेरे बच्चों वो खराब हो जाता है, यानी हार्ट जो है वो एकदम स्टॉप हो जाता है। और यदि अगर हार्ट ही स्टॉप हो रहा है और उस पेशेंट को हम अगर रेस्क्यू ब्रीथ देना स्टार्ट कर दें, तो वो ब्रीथ आप लंग्स में हवा भर रहे हो लेकिन हार्ट नहीं चल रहा है, तो वो हवा लंग्स में ही भरी रहेगी, लंग्स में से ट्रांसपोर्ट होकर के और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा। तो याद रखना मेरे बच्चों, तो जब हार्ट काम नहीं करता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? हार्ट को रिस्टोर किया जाए, ताकि जो रेस्क्यू ब्रीथ हम देंगे वो रेस्क्यू ब्रीथ हार्ट के द्वारा सर्कुलेट होकर के और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच सके। तो कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट्स में इसलिए सबसे पहले सर्कुलेशन को रिस्टोर करते हैं मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन रिस्टोर होगा और उसके बाद अगर आप ब्रीथ दोगे तो जो ऑक्सीजन आप देंगे वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। लेकिन यदि अगर आपने ये वाली सीक्वेंस स्टार्ट किया है तो ये केवल एक ही कंडीशन में स्टार्ट किया जाता है, जब पेशेंट का पल्स प्रेजेंट हो। जब पल्स प्रेजेंट है मेरे बच्चों तो आप इस वाली इमरजेंसी मेजर को फॉलो करेंगे। लेकिन यदि अगर पल्स एब्सेंट है मेरे बच्चों तो दो सिचुएशन हो सकती है ना। अब फिर से मैंने प्रायोरिटी आपको डिसाइड करवा दिया है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया